नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज किसी वीडियो में बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास नंबर 3 पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नियमी पैटर्न पर हम छोटे नोट्स के रूप में क्लास यहाँ को कवर करेंगे। जो चीज़ें कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमने बात की थी जैसे विद्युत, चल विद्युत और स्थिर विद्युत का इतिहास। और इसके बाद में परमाणु और अणु पर बात की, यानी प्रत्येक पदार्थ के बारे में बात की। और आज उस परमाणु की संरचना और उसका सिद्धांत हम पढ़ देंगे। और उसके बाद में किस प्रकार परमाणुओं के माध्यम से धारा का चालन होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो परमाणु की संरचना का सिद्धांत पर हम बात करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ का, परमाणु का एक केंद्रीय सघन भाग होता है। परमाणु का एक केंद्रीय सघन भाग पाया जाता है। केंद्रीय सघन भाग होता है। उसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक, केंद्रीय सघन भाग को नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कुछ सूक्ष्म कण पाए जाते हैं या उप परमाणविक कण। उप परमाणविक कण पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 प्रोटॉन, और नंबर 2 न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और ये सभी कण है वो केंद्रीय सघन भाग नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरा उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु की बाहरी कक्षा, कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं, उन कक्षाओं में गति करता रहता है और इसी के फलस्वरूप धारा का चालन होता है। प्रोटॉन पर हम बात करें तो दोस्तों, प्रोटॉन का आवेश पहले हम बात करते हैं। इसकी खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने 1921 में की थी। और इसके बाद में बात करते हैं इसका आवेश, यानी प्रोटॉन पर आवेश है वो धनात्मक आवेश पाया जाता है। धनात्मक आवेश को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और इस आवेश का मान क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम का प्रतीक है क्यू। तो यहाँ पर आवेश इसका प्रोटॉन का धनात्मक हो गया। उसके बाद में बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 2 इंटू 10 की पावर 1.672 1.672 इसका इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश से पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज हुआ चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन का आवेश है वो आवेशहीन, यानी इस पर किसी प्रकार का आवेश है वो नहीं पाया जाता। और इसके बाद में बात करते हैं इसका द्रव्यमान। तो सेम लगभग इसके प्रोटॉन के बराबर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा 1.67 है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्रीय सघन भाग में थे, किसी प्रकार की गति नहीं करते, इसके केंद्र में रहकर ही अपना काम करते हैं। इसके बाद में हमने बात की न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। तो प्लीज दोस्तों, जो भी यहीं पर हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जो भी आपका डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। इलेक्ट्रॉन, तीसरा उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करें तो आवेश होता है इसका ऋणात्मक आवेश में पाया जाता है, -9। और इसके मान की बात करें तो आवेश होगा इसका -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान होगा इसका 9.109 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो हमने बात की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और उसके परमाणु की केंद्रीय सघन भाग जिसमें ये कण रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु की बाहरी कक्षाओं में गति करता रहता है। तो आगे हम बात करते हैं हमने बात की। और उसके बाद में परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक होता है प्रत्येक पदार्थ का, तो परमाणु क्रमांक हम किसे कहते हैं? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों में से एक होना चाहिए। प्रोटॉन यानी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर रहती है उदासीन अवस्था में। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान। परमाणु भार या द्रव्यमान, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कक्षा में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है परमाणु भार कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हमने बात की परमाणु क्रमांक और भार के बारे में। अब बात करते हैं परमाणु की कुछ कक्षाएं पाई जाती है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो किस नियम से किया जाता है। तो प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन कक्षाओं को हमें के, एल, एम, एन, ओ, पी आदि भिन्न भिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं, लेकिन कक्षा सवाल हमारा इन्हीं चारों से पूछा जाता है। तो इनकी बात करें तो इन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n के नियम से होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और एक होती है इलेक्ट्रॉनों की गति। तो प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंतराणविक बल के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में गति करता रहता है, और बाहरी कक्षाओं में ये दो प्रकार की गति करता है। तो इसकी हम बात करें तो एक होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। तो चक्रण गति के अंतर्गत है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पर लट्टू की भांति चक्कर लगाता रहता है, तो उसको बोलते हैं चक्रण गति। और कक्षीय गति के अंतर्गत है जैसे प्रत्येक पदार्थ की परमाणु संरचना की हम बात करें तो ये इसका केंद्रीय सघन भाग हो गया, ये उसका नाभिक हो गया, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसके अंदर है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं परमाणु की बाहरी कक्षा में इस प्रकार के। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है वो गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी परमाणु की संरचना है। तो एक होगी कक्षीय गति, यानी इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षाओं में गति करता रहता है। कक्षीय गति के अंतर्गत है इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में गति करता रहता है। और आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो किस नियम से होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो 2n² से नियम से होता है। यहाँ पर n किसको बताता है? n यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या को बताता है, कक्षा की संख्या, यानी ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो जैसे हम एक की बात करें तो k यानी 2 इंटू k की कक्षा का उनसे 1, तो 1 की स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे इन कक्षाओं n के स्थान पर हम कक्षाओं की संख्या रख करें आगे इसकी बात आंसर निकालेंगे। और आगे बात करते हैं हम, तो प्रत्येक पदार्थ की परमाणु संरचना पर हमने बात की। इसके बाद में बात करते हैं मैक्सवेल का अष्टक नियम, यानी मैक्सवेल का अष्टक नियम। मैक्सवेल का अष्टक नियम, अष्टक यानी आप लिखा है 8। तो मैक्सवेल के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक
पदार्थ की परमाणु बाहरी कक्षा है वो 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त होने का प्रयास करती है। तो इसे ही हम मैक्सवेल का अष्टक नियम कहते हैं। यानी प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त होने का प्रयास करती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1, 2, 3 और 5, 6 और 7 होती है। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन युक्त हो जाने पर उसकी परमाणु संरचना वो पूरी हो जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों वाला 1, 2, 3, 5 और 6, 7 वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों वाला पदार्थ है वो चालक की श्रेणी में आता है। और 8 इलेक्ट्रॉनों वाला क्या आता है, अचालक की श्रेणी में आता है। अचालक है वो 8 इलेक्ट्रॉन युक्त है, उसकी कक्षा होती है। और अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वो पाए जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की कक्षा है वो दूसरे पदार्थ के साथ संयोजी बंध बनाकर अपनी कक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करती है, या अपने से इलेक्ट्रॉन देकर या दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन लेकर वो संयोजी बंध बनाने का प्रयास करती है। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अब आगे हम धारा प्रवाहित करवाएंगे। तो मैक्सवेल का अष्टक नियम मन में पड़ा। और कुछ इन्हीं के कुछ उपकक्षा पाई जाती है। उपकक्षा की बात करें तो इनको हमें S-P-D अब से व्यक्त करते हैं। और इसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14। इन्हीं 4 में से क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाते हैं। इन उपकक्षाओं में 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन वो पाए जाते हैं उपकक्षाओं में। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की हमने बात की, जैसे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, यानी ये इनका आकर्षण नाभिक के प्रति आकर्षण बल, नाभिक के प्रति आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। आकर्षण बल इनका कम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। और इसी के कारण इनको दूसरी कक्षा में स्थापित किया जाता है। और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, यानी वो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी तो हो सकते हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकते। शॉर्ट में लिखा है मैंने मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1, 2, 3 और 5, 6, 7 है, यही होती है। इसके बाद में बात करते हैं आयन और आयनीकरण की। आयन और आयनीकरण, तो जब किसी परमाणु को इसमें विद्युत बल जब उस पर आरोपित किया जाता है, नाभिक से दूर खिसक जाता है और वैद्युतिक रूप से वह सक्रिय हो जाता है। इसी के कारण उसमें एक आयन का निर्माण होता है। एक होता है परमाणु को जब विद्युत वाहक बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है, आकर्षित या प्रवाहित किया जाता है, तो वैद्युतिक रूप से सक्रिय हो जाता है। और इसी के फलस्वरूप है 2 प्रकार के आयनों का निर्माण होता है। एक तो होता है, ऊपर लिख देते हैं, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन।
इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के आधार पर ये धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन वो धनायन का जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला पदार्थ है वो धनायन की श्रेणी में आता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला पदार्थ है वो ऋणायन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वो आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋणायन कहलाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह धनायन कहलाएगा। और इसी पर आगे विद्युत धारा का सिद्धांत है वो लागू होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ईएमएफ से उनको प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ईएमएफ प्रवाह जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब नाभिक के प्रति इनका आकर्षण बल का मान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कम होने के कारण इन पर थोड़ा सा भी अगर हम ईएमएफ उन पर लगाए हैं तो ये एक उस धातु में से प्रवाहित हो जाते हैं और धातु में से धारा का प्रवाह करवा देते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे एक विद्युत धारा की दिशा। तो सामान्य धारणा यही है कि धारा की दिशा है वो किसी होती है, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, यानी पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तो इसके बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है वो किसी वस्तु का प्रवाह तभी होता है अधिक से कम की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉनों के रूप इसमें इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत होती है। यानी धारा की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। इसके भी बाद में पढ़ते हैं जैसे 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की परिभाषा की बात करें, यानी किसी इकाई बिंदु से 1 सेकंड समय में यदि 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी प्रवाहित हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड समय में किसी बिंदु से 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पीयर की परिभाषा उसको बोलते हैं। तो हमने आज के टॉपिक में बात की थी 1 एम्पीयर की परिभाषा। आगे हम बात करेंगे 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी होती है, तो इसके बारे में दोस्तों कल के टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और